हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एलडीसी एएफए का जो एग्जामिनर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 28 नवंबर 22 को। तो उसके जीके और राजभाषा सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो इसी मंत्र के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का यह प्यारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट reduces substantially, does not change, increases heavily, keep on fluctuating। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इंक्रीजेज हैवीली। कैसे हो जाएगा इंक्रीजेज हैवीली? नॉर्मल साइंस का रूल है या फिजिक्स का रूल है कि जब क्या होता है, कोई लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उस केस में वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट करते हैं। एंड दिस हैपेंस इफ इंसुलेशन ऑफ बोथ वायर्स गेट टॉर्न और सो इस केस में जो उनके बीच का रेजिस्टेंस होता है वह आइडियली जीरो हो जाता है या प्रैक्टिकली वेरी लो हो जाता है। ठीक है, और करंट flows through wire without much resistance, hence the current increases heavily। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आर आई होता है और I इक्वल टू V अपॉन आर होता है। व्हेन R इज आइडियली ज़ीरो देन करंट I इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस केस में दैट मीन्स करंट विल इंक्रीज हैवीली। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ। सभी को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिकॉज प्लांट्स जो होते हैं वह जनरली प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स का जो एनर्जी या फूड मेकिंग प्रोसेस है वह कैसे होता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन क्या होगा? 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और क्लोरोफिल। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन द चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, बेसिकली यहाँ पे विटामिन से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो विटामिन सी जो होता है उसका जो डेफिशिएंसी होता है अगर, तो उसे स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी का अगर हम साइंटिफिक नेम बोलें तो इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। और विटामिन बी की कमी से, दैट इज विटामिन B1। विटामिन बी कई टाइप्स के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B4। ठीक है, विटामिन B12, B6। तो विटामिन B1 की कमी से जो होता है वह बेरी बेरी हो जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामीन है। ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? बोन्स जो होते हैं ब्रिटल्स हो जाते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। फॉस्फोरस जो कि हमारे टीथ को इफेक्ट करता है। आयरन एनीमिया, आपको पता होगा। आयोडीन अगर कम हो जाता है तो ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, या थायराइड ग्लैंड हमारी इंलार्ज हो जाती है। और कॉपर, अगर कॉपर मिनरल्स होते हैं वो अगर कमी हो गए तो लो एपेटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, उसको स्ट्रेंथन रखने के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म को बराबर बनाए रखने के लिए जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू अ मनी बिल। देखिए कौन सा प्रोविजन जो है तो है मनी बिल को लेके सही नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन दिया हुआ है इम्पोजिंग, एबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, appropriation of monies out of consolidated fund of India, imposition of fines by local authority for local purpose, custody of the consolidated fund of India और the contingency fund of India। तो इसका आंसर हो जाएगा imposition of fines by local authority for local purpose। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, Committee on Estimates is an ad hoc committee of the Parliament. Committee on Railway Convention is a standing committee of Parliament। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स कमेटी ऑन एस्टिमेट्स जो होता है दैट इज बेसिकली इट्स अ परमानेंट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, इट इज़ नॉट एन एड हॉक कमेटी। ओके, और इसका जो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ 1921 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मैथाई जो है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रेजेंट में जो मेंबर्स होते हैं टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, दैट बिलोंग्स टू लोकसभा ओनली। ठीक है, और यह इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वह 1 ईयर का होता है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उसको स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और इनका जो फंक्शंस होता है दैट इज अ टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल 30 मेंबर्स बताया मैंने आपको, ऑल द मेंबर्स आर टेकन फ्रॉम लोकसभा, दैट मीन्स आर लोअर हाउस। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा कमेटी का दिया हुआ है ऑप्शन में दैट इज अ रेलवे कन्वेंशन कमेटी, तो बेसिकली इसका जो नेचर होता है दैट इज एड हॉक इन नेचर होता है, तो यह स्टैंडिंग कमेटी ना होके एड हॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है जो कि परमानेंटली एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिसका एक फिक्स टेन्योर हो इस टाइप का। और एड हॉक कमेटी का मतलब होगा दैट इज़ नॉट इन परमानेंट, बट जब जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से बना लिया जाता है। ठीक है, सो ad hoc committee constituted from time to time on a resolution adopted by Lok Sabha and concurred by राज्य सभा। ठीक है, और इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं दैट इज 18 होते हैं, 12 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 6 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, दैट इज नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिकॉर्ड टू NREGA 2005 इज करेक्ट। देखिए यह नरेगा से क्वेश्चन पूछा गया है, नरेगा 2005 जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला गया बाद में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, इट इंश्योर्स 175 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी पर्सन्स इन रूरल एरियाज, इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब, दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जो है दिस इज द बेसिकली टू इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 100 दिन का इसमें जो है तो रोजगार दिया जाता है इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर्स ऑफ एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, इसके अलावा वुमेन आर गारंटीड 1/3 ऑफ द जॉब मेड अवेलेबल अंडर द मनरेगा एक्ट। ठीक है, और इसके अलावा मनरेगा का एक मेन एम और है कि इसके द्वारा जो है तो ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे, जैसे रोड्स हो गया, कैनाल्स, पोन्ड्स, विल्स। ठीक है, तो ये सब भी क्रिएशन जो है मनरेगा के थ्रू किया जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर ऑफ एप्लीकेंट्स रेसिडेंस। ठीक है, तो 5 किलोमीटर के दायरे में जो है तो एप्लीकेंट्स को जॉब मिलना चाहिए। और अगर 15 दिन से ज़्यादा का समय हो जाता है तो उस केस में उसको मिनिमम वेज मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, दैट इज़ द मेन एम्स ऑफ मनरेगा। ठीक है, यह बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम था। ठीक है, जिसको जो कि इम्प्लीमेंट हुआ या इन्फोर्स हुआ फ्रॉम 2 फरवरी 2006 से। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इट इनहेंसेस 175 डेज, 100 डेज है, कहीं कहीं पे 150 डेज भी है, कई कई स्टेट्स ने 150 डेज का रखा है इसको। ठीक है, तो कि हम कम से कम जो है तो 100 दिन का रोजगार जो है तो एक फाइनेंशियल में देंगे ही। ठीक है, इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन वर्कर्स, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड, इससे अनस्किल्ड पीपल्स को जॉब देने का है। ठीक है, दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ के लिए है, क्योंकि इसको जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है तो इसको इम्प्लीमेंट कराया है इसने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल इज़ फाउंड बिटवीन, ये जोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है बेसिकली इट सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड्स एंड द निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द वे ऑफ बंगाल। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है बेसिकली ये सेपरेट्स होते हैं। ठीक है, तो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है, इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल्स की अगर बात करें तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल जो होता है बेसिकली इट सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कीपेलागो। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज अ लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिडक्शन इन। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मेन एम है दैट इज द ऐसे स्टेट पार्टीज जो कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के तहत ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कम करना है। ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर इसका फोकस है बेसिकली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज कमेंस्ड इन 16 फरवरी 2005। ठीक है, बेसिकली इसको साइन कर लिया गया था 11 दिसंबर 1997 को इन द क्योटो जापान, बट इट इज़ in force from 16th February 2005, ratified by at least 55 states to the convention। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका जो सेकेंड फेज भी स्टार्ट है। फर्स्ट फेज जो था वह 2012 से 2020 तक था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है बेसिकली 7 ग्रीन हाउस गैसेस को जो है तो यहाँ पे दिया गया है जिसका रिडक्शन हमें करना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया दैट इज मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो गया। ठीक है, और इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया था, जिसके तहत जो है तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं तो उन पर लगाम लगाने के लिए था। ठीक है, मॉन्ट्रियल इज़ द प्लेस इन द कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है यहाँ पे? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मेघालय। ठीक है, तो इंडिया के कई स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ जो अपना बॉर्डर है शेयर करते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के साथ अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है वह शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर। भूटान के साथ बेसिकली वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जो है तो बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम शेयर करते हैं। चाइना के साथ जो है तो J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार जो है वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है।
नेपाल अगर बात करें तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये एरियाज जो हैं वह पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसा स्टेट है यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ जो कि किसी भी कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक? ऑप्शन दिया है आगरा, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। भोपाल और कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। भोपाल, भोपाल जो है तो सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अप्लाइड? तो स्टील और आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए या कोरूजन से बचाने के लिए जो है तो उस पर एक जिंक की थिन लेयरिंग कर दी जाती है जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन इज द मोस्ट वेल नोन मेथड इन विच द स्टील पार्ट इज सबमर्ज्ड इन द बाथ ऑफ मॉल्टन जिंक। ठीक है, सो जिंक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है? एडिनो वायरस, वेरियोला वायरस, आइची वायरस और कॉक्सैकी वायरस। तो यहाँ से एडिनो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें फीवर आएगा आपको, आपके गले में दर्द रहेगा, दैट इज सोर थ्रोट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो जिसमें लंग्स आपके परेशान होंगे, चेस्ट कोल्ड हो सकता है आपको। ठीक है, तो दैट इज़ अ एडिनो वायरस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एडिनो वायरस की तरह एक और वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए कॉमन कोल्ड के लिए, दैट इज़ अ राइनो वायरस। ठीक है, इसके अलावा वेरियोला वायरस जो है वह रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्मॉल पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वेरियोला। और इसके अलावा वेरिसेला वायरस जो है दैट इज़ फॉर चिकन पॉक्स। ठीक है, इसके अलावा आइची वायरस जो होता है वो बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अटैक करता है, यह बेसिकली पेट दर्द कराता है। ठीक है, तो यह गैस्ट्रोस्टेंटिटिस, बेसिकली गैस्ट्रिक डिजीज पैदा करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोएंटिटिस के लिए, जो ह्यूमन गैस्ट्रोएंटिटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कॉक्सैकी वायरस जो होता है बेसिकली वह मुंह में छाले आ जाते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर्स इन द माउथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो वेरियोला वायरस इज द राइट आंसर फॉर स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है केनेथ डेविड कौंडा, 97 years old at the time of his death in 2021, was the former president of which of the following country? तो आर्टिकल 110 जो है बेसिकली वह बताता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। ठीक है, और इसका जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी होता है वह होता है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है आर्टिकल 111, दैट इज असेंट टू बिल्स। ठीक है, वह बताता है असेंट टू बिल्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड आर्टिकल 113 इज द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड बजट, दैट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हर एक फाइनेंशियल ईयर पे इसको पार्लियामेंट पे टेबल किया जाता है और इसको आर्टिकल 112 के आधार पर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So PFMS, that is a public financial management system. It is a web-based online software platform designed, developed and owned and implemented by Controller General of Accounts. ठीक है, CGA। तो PFMS जो है एक तरह से अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कंट्रोल्ड बाय CGA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, with the planning commission. PFMS leverages a unique interface with a core banking system of banks. ठीक है,
तो जैसे हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या कोई सब्सिडी का कोई भी पैसा आया, या कई कई सोशल सिक्योरिटी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे पीएम किसान हो गया, तो ये सब जो है, तो इन सब का जो पैसा होता है वह डायरेक्ट खाते में आता है, ठीक है। तो उसको अगर हमको ट्रैक करना है तो वह पीएफएमएस के थ्रू जो है, तो हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो मेंटेन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, सीजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्कावा अवार्ड of UN is given in recognition of work done in the field of disaster reduction, peacekeeping, health services and poverty alleviation। तो इसका आंसर होगा डिजास्टर रिडक्शन। डिजास्टर रिडक्शन के लिए जो है तो यह ससाकावा अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय आरबीआई ऑन डीपेनिंग डिजिटल पेमेंट्स? एच आर खान, नंदन नीलकेणी, एन आर नारायण मूर्ति, संजय जैन। तो एच आर खान कमेटी जो है बेसिकली इसको सेबी द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, दैट हैज़ प्रपोज्ड वाइड रेंजिंग चेंजेस टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई रिजीम में चेंज के लिए जो है तो एच आर खान कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाई सेबी। नंदन नीलकेणी कमेटी जो है बेसिकली इट इज़ अपॉइंटेड बाई आरबीआई ऑन डेपनिंग डिजिटल पेमेंट्स। सो नंदन नीलकेणी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एन आर नारायण मूर्ति कमेटी जो है बेसिकली इसको भी सेबी द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर द कॉरपोरेट गवर्नेंस। सो एन आर नारायण मूर्ति कमेटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ अ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, दैट लाइज इन उत्तराखंड। ओके, मानस नेशनल पार्क आप सभी को पता है यह कहाँ पे है, आसाम में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर मानस। बेसिकली इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की बात करें अगर, तो यह उत्तराखंड में है, जो कि कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में लाई करता है। इसके अलावा नेवरा वैली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यह वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और नामदफा नेशनल पार्क जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल? मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टियोररी। बेसिकली आर्टिकल 32 की बात करें अगर, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, इसके तहत 5 तरह की रिट्स हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, and article 226, that is a constitutional power of high courts to issue writs or order. Basically it is a habeas corpus, certiorari, prohibition, mandamus और क्यो वारंटो, ठीक है। तो जिसमें सर्टियररी है रिट्स, इस रिट्स का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है तो अपने लोअर कोर्ट को यह आदेश देता है, यह रिट इशू करता है टू डायरेक्ट दैट ट्रांसफर ऑफ अ केसेस ऑफ रिव्यू और टू ओवर रूल द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है। तो इसके तहत जो है बेसिकली इट कैन ही कैन क्वैश द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, बाय इशूइंग द सर्टियोररी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? पैक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द सिक्किम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, that is subprime crisis is a term associated with which one of the following events? Economic recession, political instability, structural adjustment and growing social inequalities। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज इकोनॉमिक रिसेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपको 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन याद होगा, दैट इज अ सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिस, ठीक है। इसके अंदर जो है तो बहुत सारे कई यूएस बैंक्स जो हैं वह दिवालिया हो गए थे। तो ये इस केस में उन्होंने क्या है, अपने सब प्राइम बोरोवर्स को बहुत सारा मनी जो है लेंट कर दिया था, और जो सब प्राइम बोरोवर्स थे वो क्योंकि वो जो टाइम था जब उन्होंने लोन दिया था, दैट वाज द बूम टाइम, ठीक है।
और जैसे ही क्या हुआ कि वो जो भी बोरोवर्स थे उन्होंने अपना लोन का ईएमआई देने में फेल हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे बैंक्स दैट वाज बैडली अफेक्ट, लाइक लीमन ब्रदर्स हो गया या मेरी लिंच हो गया। तो कई बैंक्स जो है तो उस रिसेशन में तबाह हो गए थे, और उसका इफेक्ट जो है तो ओवरऑल द वर्ल्ड देखा गया था। सो सब प्राइम क्राइसिस इज द टर्म एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1921 ड्यूरिंग विच वन ऑफ द टूर्स गांधी जी शेव्ड हिज हेड एंड बिगैन वियरिंग द लॉयन क्लॉथ एंड बिगैन टू आइडेंटिफाई विथ पुअर, अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा एंड साउथ इंडिया। तो बेसिकली 1921 में गांधी जी जब साउथ इंडिया का टूर कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने एसेटिज्म और साथ में एब्सटिनेंस को दिखाने के लिए या सिम्बलाइज करने के लिए अपना हेड है उसको शेव करवाया था। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू वियरिंग लॉइन क्लॉथ। ठीक है, दैट इज बेसिकली शो द अपोजिशन टू द कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो कंज्यूमरिस्ट कल्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड को नकारने के लिए बेसिकली इन्होंने जो है तो ऐसा करा था। ठीक है, और यह करा था उन्होंने साउथ इंडिया टूर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो नर्मदा, ताप्ती और माही जो है ये तीनों नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, एस एथलीट नीरज चोपड़ा इज एन एकम्प्लिश्ड प्लेयर इन द हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो और डिस्कस थ्रो। तो इसका आंसर होगा दैट इज अ जेवलिन थ्रो। ठीक है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ ग्लोबल इनिशिएटिव पॉपुलरली नोन एज 30 by 30 टारगेट इज ऑफन सीन इन द न्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्टिव द इनिशिएटिव। तो at least 30% of the planet should be protected by 2030. At least 30% of the cultivated area should be brought under organic farming by 2030. At least 30% of the energy requirement should be met by renewable sources by 2030. At least 30% of the people below poverty line should be brought out by their poverty by 2030. तो बेसिकली कॉनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, इसके तहत जो है तो एक डिक्लेरेशन किया गया 30 by 30 टारगेट एक सेटअप किया गया, जिसमें यह बोला गया कि 30% ऑफ द अर्थ लैंड एंड ओशंस प्रोटेक्टेड बाय स्टेटस बाय 2030। ठीक है, तो एटलीस्ट 30%। ठीक है, सो एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लानट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030 is the right answer. So option number 1 is the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains प्रोविजन रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 9, पार्ट 18, पार्ट 20 और पार्ट 17। तो सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 9। तो पार्ट 9 के अंदर बेसिकली पंचायत है। ठीक है, जो कि 243 से आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। फिर पार्ट 9 ए के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ है, जो 243 पी से 243 जेड जी तक है। फिर पार्ट 9 बी के तहत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। ठीक है, पार्ट 9 के बाद पार्ट 17 की अगर बात करें तो पार्ट 17 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 343 से 351 तक है। पार्ट 18 की अगर बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 हैं। और पार्ट 2020 जो है, सॉरी पार्ट 20 जो है बेसिकली दैट इज़ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तो पार्ट 17 का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज वॉज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 351 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वह बताता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू द फोर्स ऑन, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, दैट इज द 26 ऑफ जनवरी 1965 से इन फोर्स हुआ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। The Department of the Official Language bestowed the Dash Dash Puraskar with an objective to encourage writing books originally in Hindi in various streams of contemporary knowledge, science and to promote use of official language Hindi। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा शौर्य पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा प्रमुख पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा गौरव पुरस्कार। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजभाषा गौरव पुरस्कार की अगर बात करें तो राजभाषा गौरव पुरस्कार हिंदी दिवस पर उन लोगों को दिया जाता है जो कि हिंदी भाषा में भारत के किसी भी नागरिक द्वारा ज्ञान विज्ञान के मौलिक पुस्तक लिखने पर और केंद्र सरकार के कर्मियों द्वारा पुस्तक या उत्कृष्ट लेख लिखने हेतु मिलता है। ठीक है। इस पुस्तक को लिखने पर जो है तो प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए है, द्वितीय पुरस्कार 1,50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार जो है 75,000 रुपये है। ठीक है। और प्रोत्साहन पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है। और यह जो 10,000 रुपये है प्रोत्साहन पुरस्कार वह 10 लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह से ये पुरस्कार के साथ जो स्मृति चिन्ह सभी 13 लोगों को दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और 10 प्रोत्साहन पुरस्कार। तो गौरव पुरस्कार के अंदर, दैट इज राजभाषा गौरव पुरस्कार के अंदर टोटल 13 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और यह नेशनल हिंदी डे के दिन दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द नेम ऑफ ऑफिस इन द ऑफिशियल गजट where in 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi. This is mandated by which are the following rule of official language। ठीक है। तो किस रूल के तहत जो है तो इसको किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द रूल नंबर 10 क्लॉज 4, जिसके तहत जो है तो 80% ऑफ द स्टाफ हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। ठीक है। जिसको नोटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है communications received in the Hindi are to be replied in Hindi only by the central government offices. This is mandated by which are the following rule of the official language। Rule 11, Rule 10, Rule 5, Rule 6। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल 5। रूल 5 के तहत कोई भी लेटर आपको हिंदी में अगर मिला है तो उसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है। ठीक है। नेक्स्ट है resolutions, general order, rules, notifications, press communique, administrative and other reports and official papers to be laid before the House of Parliaments, contracts, licenses, agreement, permits, tenders, notices, ऐसे टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं that should invariably issued bilingually both in English and Hindi। This is mandated by which are the following sections of Official Language Act। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 3 ऑफ 3 जो बोलता है कि ऐसे जो 14 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रसारित करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर 2021 एट। तो ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें, पूछा गया है यहाँ पे कि कहाँ पे हुआ था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सूरत में, वडोदरा में, वाराणसी में और केवड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज वाराणसी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक्सपेंडेड द एब्रीविएशन OLIC। OLIC is nothing but a official language implementation committee। So option number 3 is the right answer, that is a official language implementation committee। annual action plan for implementation of official language in the central government offices is issued in the compliance of official language act,
ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स एंड डायरेक्टिव्स इशूड बाय द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू एक्ट और रूल्स एंड देयर एसोसिएटेड ईयर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1963, अमेंडमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976, अमेंडमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1987। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज द अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट तो इसका 1963 होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 होता है, अमेंडमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात करें अगर तो है 1967 में हुआ था, अमेंडमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स की बात करें तो 1987 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइटली मैच्ड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग options is correctly matched with reference to the articles of the Constitution of India and the subjects covered in those articles. Language to be used in the Parliament, Article 345. Language to be used in the legislature of a state, Article 120. Official language of the Union, Article 343. And official language or a language of a state is Article 210. तो इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज द आर्टिकल 343। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्टली मैच्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कितने हैं यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सो 10, 12, 14, 16, तो इसका आंसर होगा 12। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कितने हैं, 12 हैं। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ नोटिंग in Hindi by employees and officers working in central government offices located in region C। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गा क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा हिंदी में नोटिंग का प्रतिशत कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया है 50%, 55%, 50%, 30% और 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू डिमार्केशन ऑफ स्टेट्स यूटीज ऑफ द कंट्री इनटू ए, बी एंड सी रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट टू विच हिंदी इज स्पोकन एंड रिटन इन द गिवन रीजन। दमन एंड दीव रीजन बी, कर्नाटका रीजन बी, पंजाब रीजन सी, अंडमान एंड निकोबार रीजन ए। तो इसका आंसर जो है अंडमान एंड निकोबार रीजन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीके और राजभाषा सेक्शन के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, मैंने जो है तो टोटल इस वीडियो में 40 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि 40 मिनट्स के अराउंड या 38 मिनट्स के अराउंड हो रहे हैं। तो लगभग मैंने इसमें 1 मिनट में एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।